Good morning, everyone. So, here we come to the third part of the chapter, that is, and the last part of the chapter, that is a closer look to अकबर पॉलिसीज. यानी बेसिकली जो अभी हमने पढ़ा कि लास्ट आप हमने वीडियो में देखा कि अकबर नामा जो अबुल फजल ने लिखी थी उसके लास्ट वॉल्यूम NI अकबरी में अकबर की पॉलिसीज़ लिखी थी, उसके एडमिनिस्ट्रेशन के तरीके दिखे थे. तो वो क्या था? तो अकबर ने अपने पूरे एम्पायर को डिफरेंट प्रोविनेंस में डिवाइड किया गया. उसे कहा गया सूबाज. सूबाज को जो गवर्न करते थे उन्हें कहा गया सूबेदार. सूबेदार का मेन काम क्या था? पॉलिटिकल और मिलिट्री फंक्शंस दोनों को मैनेज करना. यानी आप ऐसे समझ लो कि उसने अपने पूरे राज्य को डिफरेंट, आज के टाइम पे बोलूँ तो कि अकबर इज़ द PM. उसने अपने पूरे राज्य को डिफरेंट स्टेट्स में डिवाइड किया और उन स्टेट्स के में एक एक CM अलॉट किया, है ना. तो इस तरीके से आप देखो कि उसने अपने पूरे एम्पायर को डिफरेंट सूबाज में डिवाइड किया. उसके हेड को सूबेदार कहा गया और वो सूबेदार सारी चीज़ें देखता था पॉलिटिकल और मिलिट्री से रिलेटेड. ठीक. अब ये सूबेदार तो अकेले तो काम कर नहीं सकता है ना इतने बड़े एरिया को. सो ही नीड्स द हेल्प फ्रॉम द डिफरेंट ऑफिसर्स. यस. सो हर सूबे में एक फाइनेंशियल ऑफिसर होता था, दैट इज नोन एज दी दीवान. ठीक. और उसके पास और भी दूसरे ऑफिसर्स होते थे जो उसके सपोर्ट के लिए रहते थे, लाइक मिलिट्री पे मास्टर बख्शी. यानी मिलिट्री की जो पेमेंट किया करता था उसे कहा जाता था बख्शी. नाउ द मिनिस्टर जो रिलीजियस और चैरिटेबल चीज़ें देखता था उन्हें कहा जाता था सदर. मिलिट्री कमांडर फौजदार एंड टाउन पुलिस कमांडर कोतवाल. यस. डिस्पाइट दिस, अकबर के जो नोबल्स थे कमांडेड, उन्होंने लार्ज आर्मीज़ को रूल किया और वो धीरे धीरे बहुत ज़्यादा पैसा इकट्ठा करने लगे, है ना. पर 17वीं सेंचुरी तक आते आके इन्हीं नोबल्स ने, नोबल्स बेसिकली क्या होते हैं कि जो अकबर के अपने परिवार के लोगों को उन्होंने जो अथॉरिटी दी थी तो उन्होंने अपना इंडिपेंडेंट नेटवर्क बनाना शुरू किया और उनकी जो लॉयल्टीज़ थी वो खुद पे ज़्यादा फोकस हो गई, ना कि एम्पायर के बेनिफिट पे. यस. सो दैट देखो, अब तक हमने एक पहला रीज़न पढ़ा कि ज़मींदार कैसे अलग होने लगे 17वीं सेंचुरी में. दूसरा रीज़न है अकबर्स नोबल कमांडर. तो ये सारे बेसिकली रीजन है कि कैसे वो डिक्लाइन हुआ. नाउ द इम्पॉर्टेंट केम जब अकबर फतेहपुर सीकरी में रह रहा था ड्यूरिंग द 1570. ही स्टार्टेड डिस्कशन ऑन रिलीजन विद द उलामा, ब्राह्मण्स, जीसस प्रीस्ट हु वर रोमन कैथोलिक्स एंड जोरास्ट्रियंस. सो बेसिकली अकबर जब फतेहपुर सीकरी में रहता तो उसने डिफरेंट जो रिलीजन के लोग थे उनसे उसने डिस्कशन शुरू किया, उनके व्यू पॉइंट जानने की कोशिश की. और ये जो सारी डिस्कशन थी ये कहाँ होती थी? इबादत खाना में. सो वाइल डूइंग दिस ही रियलाइज कि जो रिलीजियस स्कॉलर्स हैं ये क्या कर रहे हैं, लोगों के बीच में डोगमा और बायगॉट्स कर रहे हैं. अब ये क्या है? यहाँ पे देखो आपके में बहुत क्लियरली लिखा हुआ है. डोगमा क्या है कि एक इंटरप्रिटेशन का तरीका, यानी जो उन्हें बताया जा रहा है ना. वो मतलब रिलीजियस स्कॉलर्स जो भी बताते थे धर्म के बारे में, लोगों को कहा जाता था कि उन्हें उस पर सवाल नहीं उठाना है, उन्हें वो फॉलो करना है. यस. और इसकी वजह से वो दूसरे जो धर्म थे उनको नीचा देखने लगे थे. अकबर को लगा कि इस चीज़ की वजह से जो बाकी मेरे जो लोग हैं, हिज सब्जेक्ट यानी उसके जो अपने लोग हैं, उसके जो राज्य के लोग हैं, वो आपस में एक दूसरे से डिवाइडेड है. यस. सो उसने सोचा कि नहीं, दिस इज़ नॉट करेक्ट. सो फॉर दैट अकबर ले डाउन द आइडिया ऑफ सूलाइक कुल, दैट इज़ यूनिवर्सल पीस. अब इसका बेसिकली आइडिया क्या था कि कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए बिटवीन द पीपल ऑफ डिफरेंट रिलीजन एंड द आइडिया वॉज बेस्ड ऑन द ऑनेस्टी, जस्टिस एंड पीस. अब अबुल फजल ने ये ले डाउन करने में अकबर की मदद की, है ना. और इसी प्रिंसिपल को आगे भी फॉलो किया जहांगीर और शाहजहां ने भी. यस. एंड द लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर, द मुगल एम्पायर इन द 17th सेंचुरी एंड आफ्टर. सो जैसे जैसे टाइम बढ़ा मुगल एम्पायर बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकली और कमर्शियली प्रॉस्परस होता गया. इंटरनेशनल ट्रैवलर्स जो थे, है ना, उन्होंने इसको लैंड ऑफ वेल्थ कहा. बट ये भी बहुत बड़ी सच्चाई थी कि जो वेल्थ था, जो पैसा था, वो इकट्ठा हो गया था सिर्फ एम्पायर के आसपास.
जो गरीब थे वो और गरीब होते जा रहे थे, इनइक्वालिटीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही थी। नाउ शाहजहाँ के टाइम पे हाईएस्ट रैंक के यानी 5000 ज़ात के जो थे वो 445 थे मनसबदार, है ना, यानी 5.68,000 टोटल मनसबदार थे, उसमें से 445 वॉज दी हाई ग्रेड मनसबदार, दैट इज़ बेसिकली द ओनली द 5.6%। बट सिर्फ इन 5.6% की सैलरी पे करने में एम्पायर का कितना पैसा लग जाता, 61.5% पैसा इसमें लग जाता था। यस, उसके बाद बाकी चीज़ों का खर्चा थे, तो एक बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल बर्डन शुरू हो गया था शाहजहाँ के टाइम पे, और वो एक्सटेंड हुआ औरंगज़ेब तक। यस, और धीरे धीरे इन सब का नतीजा क्या हुआ कि आर्टिशन पीजेंट्री से ज़्यादा टैक्स वसूला जाने लगा, तो पुअरेस्ट जो थे उनकी ज़िंदगी कैसे हो गई, फ्रॉम हैंड टू, मतलब वो इतना कमा पाते थे सो दैट दे कैन हैव फूड। यस, सो नाउ लेटर जो डिफरेंट एलाइट ग्रुप थे, यानी अलग अलग जो उन्होंने डिवाइड किए थे एरियाज़ को, वो अलग होने लगे बिकॉज ऑफ दी देयर नीड एंड दी बिकॉज ऑफ दी रूल। और उस टाइम पे औरंगज़ेब के बाय द एंड ऑफ द स्टार्टिंग ऑफ द 17th सेंचुरी जो मुग़ल एम्पायर की जो पकड़ थी वो दूर दूर के इलाकों में, लाइक हैदराबाद और अवध जैसे दूर के इलाकों में जो उनकी सेंट्रल से अलग थी, यानी दिल्ली के आसपास तो उनकी पकड़ आज भी मजबूत थी, बट दूर में वो कमज़ोर होने लगी। यस, और बाय द 18th सेंचुरी इन लोगों ने अपना अपना अलग आइडेंटिटी बता दिया। अब जब हम ये चैप्टर 10 पढ़ेंगे आगे इस चैप्टर में, then we will study about it more in later. Yes, so here we come to the end of the chapter. Yes, I hope the chapter is very clear to you.